नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो रहेगा राजस्थान के प्रजामंडल। हमने राजस्थान के प्रजामंडल के पहले भाग में कुछ जो प्रजामंडल हैं, जो रियासतों में प्रजामंडल बने हैं, उनको उनको प्रेरणा कहाँ से मिली थी, उनको प्रेरित करने वाली संस्थाएं कौन थी, उनके बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। तो उन संस्थाओं के बारे में हमने पूरा जो पहला लेक्चर है उसके बारे में रहा था, और उसमें हमने मुख्य रूप से 3-4 संस्थाओं के बारे में अध्ययन किया था, जिसमें आपका नरेंद्र मंडल पढ़ा था। जॉर्ज रीडिंग इसके संस्थापक होते हैं। 1921 में उसकी स्थापना होती है। 1920 में जॉर्ज पंचम घोषणा करते हैं। चांसलर महाराजा गंगा सिंह बनते हैं। राजाओं की कोई समस्या होती है तो वो लेकर वहाँ पे इस नरेंद्र मंडल में चला जाता है। दूसरा, हमने राजपूताना मध्य भारत सभा, मध्य जो भारत को जोड़ने से राजपूताना मध्य भारत सभा का जो गठन किया गया था विजय सिंह पथिक के द्वारा, है ना, तो वो पढ़ी थी। और उसमें हमने कहा था कि इसकी स्थापना जो चांदनी चौक है, मारवाड़ी पुस्तकालय है चांदनी चौक में, वहाँ पर हुई थी दिल्ली में। और इसके फिर अधिवेशन होते हैं 4। पहला दिल्ली में होता है, दूसरा अमृतसर में होता है, तीसरा अजमेर में होता है। अजमेर में हमारे लिए इम्पोर्टेंट था, जमनालाल बजाज उसकी अध्यक्षता करते हैं। फिर हमने चौथा पढ़ा था, वो पढ़ा था नागपुर में। इसके बाद अगली जो संस्था पढ़ी थी वो राजस्थान सेवा संघ, 1919 वर्धा महाराष्ट्र में विजय सिंह पथिक करते हैं। अन्य लोग भी जुड़ते हैं, रामनारायण चौधरी वगैरह। इसके बाद हमने इसके स्थानांतरण कर दिया था मुख्यालय, वो कहाँ पर कर दिया था, 1920 अजमेर में कर दिया था। 2-3 समाचार पत्र निकाले थे, इनके बारे में हमने बात की थी, जैसे राजस्थान केसरी है, तरुण राजस्थान है, नवीन राजस्थान है, उनके बारे में बात की थी। फिर अखिल देशी राज्य लोक परिषद की बात की थी, उसमें अखिल देशी राज्य लोक परिषद का गठन 1927 में दीवान बाबा रामचंद्र के द्वारा किया जाता है। कहाँ पे करते हैं, बम्बई में गठन करते हैं। चारों अधिवेशन कहाँ पे होते हैं, बम्बई में होते हैं। पहला अधिवेशन 27 में, फिर 29 में, फिर 31 में, फिर 33 में। हमने ये चारों बातें की थी। फिर हमने कहा पहले में जो अध्यक्षता करते हैं वो बाबा दीवान रामचंद्र ही होते हैं, दूसरे में CY चिंतामणि होते हैं, तीसरे में रामानंद चटर्जी होते हैं, और चौथे में जो होते हैं वो केलकर साहब होते हैं। ये चारों अध्यक्षता करते हैं। इसके बाद हमने देखा था कि प्रजामंडल को मुख्य रूप से जो सक्रिय भूमिका रही थी वो हरिपुरा अधिवेशन की रही थी। हरिपुरा अधिवेशन 1938 में हुआ था। ये हमने थोड़ा ब्रीफ रिविजन पढ़ा है पहली क्लास का। आज हम राजस्थान के प्रजामंडल में हम क्या पढ़ेंगे उसके बारे में बात करते हैं। तो राजस्थान में प्रजामंडल, देखिए साहब, हम कोई संस्था बना रहे हैं, प्रजामंडल बना रहे हैं, तो उसका पहले कोई ना कोई इतिहास रहा होगा, कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई होगी जिसकी वजह से हमें क्या बनाना पड़ा, प्रजामंडल। तो मतलब हम पढ़ेंगे क्या इसमें, तो इसी रियासत, जैसे रियासत में क्या बन रहा है, प्रजामंडल बन रहा है, उसी रियासत का क्या इतिहास रहा, इतिहास की क्या क्या घटनाएं हैं जिसकी वजह से हमें क्या बनाना पड़ रहा है, आपका प्रजामंडल बना रहा है। उसके साथ दूसरा, फिर प्रजामंडल की गठन कब होता है, तो हम गठन की डेट पढ़ेंगे, और उसके साथ साथ इसके संस्थापक कौन होते हैं, उन संस्थापकों के बारे में भी अध्ययन करेंगे। 2 चीजें अध्ययन करनी। तीसरा, जैसे ही कोई प्रजामंडल बनता है तो सीधी सी बात है, उसका कोई बैठक होगी, उसके कोई अधिवेशन होगी। तो मुख्य रूप से उसके क्या अधिवेशन है, कहाँ का अधिवेशन होता है, और उनकी क्या बैठकें हैं, कब होती हैं, और उनके साथ साथ उस प्रजामंडल बनने के बाद क्या घटनाएं होती हैं, उन घटना के बारे में हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। जैसे ही हम इन 3 चीज़ों को पढ़ लेते हैं तो एक ही प्रजामंडल पूरे हो जाते हैं। देखिए, प्रजामंडल से मैं बता देता हूँ 70% जो क्वेश्चन आते हैं वो इसके गठन और संस्थापक से आते हैं, कि इसका गठन कब हुआ और संस्थापक कौन है। 70% क्वेश्चन तो यह से। लेकिन जो अच्छे एग्जाम, अच्छे लेवल के एग्जाम होते हैं वहाँ पर इतिहास और अधिवेशन और बैठकों से क्या बनता है, क्वेश्चन बनता है। तो आज हम जो बात करेंगे, पहले हम बात करेंगे सारे प्रजामंडल कब बने, उसके संस्थापक कौन रहते। फिर एक एक प्रजामंडल पे हम बात करेंगे उसका इतिहास की क्या घटनाएं रही थी, उसके बाद में उसका गठन कैसे हुआ, फिर उसकी अधिवेशन या बैठक कैसे हुई, फिर वहाँ पर उत्तरदायी शासन किस प्रकार स्थापित हुआ था, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। पहले मैं बात करता हूँ प्रजामंडल से जुड़े हुए कुछ फैक्ट जो सीधे सीधे आपको पता रहना चाहिए कि हमारे राजस्थान में कुल प्रजामंडल कितने थे। अगर कोई पूछे कि प्रजामंडल कितने थे कुल, तो ध्यान रखना, कुल प्रजामंडल हमारे राजस्थान में थे 19। कितने प्रजामंडल थे भाई आपके, टोटल प्रजामंडल थे 19। अगर पूछा जाए 19 में राजस्थान का पहला प्रजामंडल कौन सा था, तो राजस्थान का पहला जो प्रजामंडल था वो आपका कौन सा है, जयपुर। दूसरे क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है, राजस्थान का पहला राजनीतिक प्रजामंडल कौन सा था, तो ध्यान रखना वो है आपका
जोधपुर या मारवाड़ प्रजामंडल। एक क्वेश्चन यहाँ से बड़ा अच्छा पूछा जाता है, एकमात्र ऐसी रियासत जहां पर प्रजामंडल था ही नहीं, ऐसी रियासत जिसका प्रजामंडल नहीं था, वो है आपकी टोंक। एक क्वेश्चन आता है भ्रूण हत्या वाला प्रजामंडल, ऐसा कौन सा प्रजामंडल है जिसकी भ्रूण हत्या हो चुकी थी, मतलब जो बनने की कगार पे था उससे पहले ही उसमें कुछ ऐसी घटनाएं हो गई थी, उसको निरस्त करना पड़ा था, उसके संबंधित कुछ भी चीजें नहीं हुई थी, वो है आपका बीकानेर। ये यहां से आपके 5 बड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं जिनसे सीधे सीधे वन लाइन छोटे एग्जाम जो भी होते हैं जैसे टीएसटीसी हुआ, पीटीटी हुआ, वहां से यही क्वेश्चन बनते हैं। दूसरा, आपके 70% जो क्वेश्चन बनते हैं वो गठन और संस्थापक से बनते हैं। पहले में हम पूरे जो जितने भी बन चुके हैं आपके जितने प्रजामंडल बने हैं उनके गठन की बात करेंगे, उनके संस्थापकों की बात करेंगे। तो हम पहले बात करते हैं एक एक रियासतों से संबंधित और कौन से प्रजामंडल बने पहले और उसके संस्थापक बनते हैं। सबसे पहले जो इसका समय बता देता हूँ, इस प्रजामंडलों का समय क्या रहा था, तो ध्यान रखना इनका जो समय रहा था वो रहा था 1931 से लेकर 1946 तक। 1931 से बनने शुरू हुए, 1946 तक या जाते जाते हम 1947 में आज़ाद हो जाते हैं, उससे पहले 1946 तक सभी रियासतों में क्या स्थापित हो जाता है, आपका उत्तरदायी शासन स्थापित हो जाता है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले कि 1931 में कौन कौन से बने थे। तो 1931 में ध्यान रखना, 1931 में आपके 2 प्रजामंडल बनते हैं। एक प्रजामंडल जिसका नाम है आपका पहला प्रजामंडल जयपुर। इस जयपुर प्रजामंडल की बात करें तो इस जयपुर प्रजामंडल के जो संस्थापक थे उनका नाम था कपूर चंद्र पाटनी। लेकिन ध्यान रखना इनका पुनर्गठन होता है आपका, और वो पुनर्गठन कब होता है भाई, 1936 में। मैं फिर से बता रहा हूँ, जैसे हम जयपुर प्रजामंडल पढ़ेंगे उसके सारे इतिहास की घटनाएं पढ़ेंगे, एक एक प्रजामंडल को मैं वापस बताऊंगा, लेकिन आपके अभी मैं सिर्फ गठन और संस्थापक से लेकर चल रहा हूँ क्योंकि सबसे पहले यहीं से क्वेश्चन बनता है, ज्यादातर जो क्वेश्चन बनता है वो यहीं से बनता है। पुनर्गठन होता है 1936, जिसमें पुनर्गठनकर्ता कौन होते हैं, जमनालाल बजाज। जमनालाल बजाज, लेकिन इसके अध्यक्ष जो बनते हैं पुनर्गठन के समय, उन अध्यक्ष का नाम बड़ा पूछा जाता है, जिनका नाम है चिरंजीलाल मिश्र। चिरंजीलाल। दूसरा 1931 में ही एक प्रजामंडल और बनता है जिनका नाम है बूंदी। बूंदी प्रजामंडल के अगर संस्थापक आपसे पूछे जाते हैं तो उनका नाम है कांतिलाल जैन। क्या नाम है, कांतिलाल जैन। फिर हम बात करते हैं 1931 के बाद अगले प्रजामंडलों की, तो अगले प्रजामंडल बनते हैं 1934 में। 1934 में 2 प्रजामंडल बनते हैं, एक प्रजामंडल का नाम है आपका हाड़ौती और दूसरे प्रजामंडल का नाम है जोधपुर, या इसे ही कहा जाता है मारवाड़। हाड़ौती प्रजामंडल के जो संस्थापक रहते हैं उनका नाम होता है नैनूराम शर्मा। जोधपुर के होते हैं उनका नाम होता है जय नारायण व्यास। 1934 में 2 बनते हैं, 1931 में भी 2 बनते हैं। फिर हम बात करते हैं अगली जो प्रजामंडल बनता है वो बनता है आपका 1936 में। 1936 में फिर से 2 बनते हैं, एक का नाम होता है बीकानेर, और बीकानेर के जो संस्थापक रहते हैं मकाराम वैद्य। संस्थापक रहते हैं मकाराम वैद्य। ध्यान रखना बीकानेर जो आपके प्रजामंडल है उसका गठन बीकानेर में नहीं हुआ था, उसका जो गठन होता है वो गठन कहाँ हुआ था, तो ध्यान रखना बाहर हुआ था, और वो हुआ था कलकत्ता में। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे कौन से प्रजामंडल हैं जिनका गठन बाहर हुआ था, तो एक है ये आपका बीकानेर जिसका गठन कहाँ पे हुआ था, कलकत्ता। मैं वापस बताऊंगा क्यों हुआ था, ऐसी क्या घटनाएं रही थी उसकी वजह से, है ना। आगे जो हम अगला इसमें 1936 में प्रजामंडल की बात करते हैं तो वो प्रजामंडल रहेगा आपका धौलपुर। और धौलपुर जो प्रजामंडल है उसके संस्थापक की बात करते हैं तो उनका नाम है ज्वाला प्रसाद।
जिज्ञासु। या कभी कभी एक नाम दिया रखा है कृष्ण दत्त पालीवाल, और इसके साथ कभी कभी इस धौलपुर के सदस्य के रूप में पूछ लिया जाता है निम्न में से कौन से धौलपुर प्रजामंडल से जुड़े हुए हैं या नहीं। तो इसमें एक और नाम आता है जिनका नाम ध्यान रखना, जौहरीलाल इंदू। क्या नाम है भाई? जौहरीलाल इंदू। तो 1931 में भी 2 प्रजामंडल हैं, 1934 में भी 2 हैं, 1936 में भी 2 हैं। मैंने कहा ये सारे फैक्ट आपको रटने हैं, ये सीधे फैक्ट हैं जिनको आपको रटना ही पड़ेगा। कुल प्रजामंडल 19 है। राजस्थान का पहला प्रजामंडल जयपुर है, पहला राजनीतिक प्रजामंडल जोधपुर है, रियासत जिसमें प्रजामंडल नहीं था टोंक है, भ्रूण हत्या वाला प्रजामंडल बीकानेर है। 1931 में जयपुर का गठन होता है, बूंदी का होता है, 1934 में हाड़ौती जोधपुर का होता है, 1936 में बीकानेर और धौलपुर का होता है। ये 1936 तक की बातें थी। और बीकानेर से आप ये ध्यान रखना, ऐसी पहला जो आपका प्रजामंडल है जिसका गठन कहीं बाहर होता है, और वो कहाँ पर होता है? आपका कलकत्ता में। तो आपको यहाँ तक मेरी बातें समझ में आई होगी। अब हम आगे बात करते हैं 1938 में कौन सा होता है, और 1938 से 1946 तक कौन कौन सी चीजें होती है उनके बारे में बात करते हैं। देखिए, अब हम चलेंगे 1938, और 1938 की हम बात करते हैं तो 1938 में ध्यान रखना कितने प्रजामंडल बनते हैं? टोटल आपके 5 प्रजामंडल बनते हैं। 5 प्रजामंडल कौन कौन से हैं? सबसे पहला प्रजामंडल बनता है जिसका नाम है मेवाड़। क्या नाम है भाई? मेवाड़ प्रजामंडल। दूसरा प्रजामंडल है जिसका नाम है अलवर प्रजामंडल। तीसरा जो प्रजामंडल है उसका नाम है भरतपुर प्रजामंडल। चौथा जो प्रजामंडल है उसका नाम है आपका शाहपुरा प्रजामंडल। और 5वां जो प्रजामंडल यहाँ पे बनता है उसका नाम है करौली प्रजामंडल। अब हम बात करते हैं इनके संस्थापकों की। देखिए, मेवाड़ प्रजामंडल के जो संस्थापक हैं उनका नाम है माणिक्यलाल वर्मा। इनकी एक उपाधि बड़ी फेमस है, इन्हें कहा जाता है मेवाड़ का गांधी। जिसे राजस्थान का गांधी गोकुल भाई भट्ट को कहते हैं, मेवाड़ का गांधी माणिक्यलाल वर्मा को कहते हैं, और आपके वागड़ का गांधी भोगीलाल पांड्या को कहते हैं, चिड़ावा का गांधी प्यारेलाल गुप्ता को कहते हैं, और आपके जो हाड़ौती क्षेत्र पड़ता है उस हाड़ौती का गांधी नैनूराम शर्मा को कहा जाता है। अलवर प्रजामंडल की बात करें तो इसके जो संस्थापक थे उनका नाम था हरिनारायण शर्मा। भरतपुर प्रजामंडल की बात करते हैं तो इनमें एक नाम आता है गोपीलाल यादव, और इस गोपीलाल यादव के साथ एक व्यक्ति और जुड़े हुए हैं जिनका नाम है किशनलाल जोशी। ये दोनों भरतपुर प्रजामंडल के संस्थापक के तौर पर आते हैं। शाहपुरा प्रजामंडल की बात करते हैं तो उनके गठन करता है, उनका नाम है रमेश चंद्र ओझा। आगे हम करौली प्रजामंडल की बात करते हैं तो करौली प्रजामंडल के जो संस्थापक हैं उनका नाम है त्रिलोक चंद्र माथुर। ये आपके 1938 में 5 प्रजामंडल बनते हैं, मेवाड़, अलवर, भरतपुर, शाहपुरा और करौली। फिर आगे हम बात करते हैं 1939 की। 1939 में फिर से 3 प्रजामंडल बनते हैं आपके। 3 कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला प्रजामंडल बनता है कोटा प्रजामंडल। दूसरा जो प्रजामंडल बनता है वो है आपका सिरोही प्रजामंडल। और तीसरा जो प्रजामंडल बनता है वो बनता है किशनगढ़ प्रजामंडल। ध्यान रखना, एक भरतपुर प्रजामंडल से इस भरतपुर प्रजामंडल की जो स्थापना हुई थी
वो स्थापना राजस्थान में नहीं होकर राजस्थान से बाहर हुई थी। और वहाँ कहाँ पर हुई थी? तो ध्यान रखना, भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना रेवाड़ी हरियाणा में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? रेवाड़ी हरियाणा। हम बात करते हैं कोटा प्रजामंडल। इस कोटा प्रजामंडल के संस्थापक की अगर बात की जाती है तो इसके जो संस्थापक हैं उनका नाम है नैनूराम शर्मा, जिन्हें हाड़ौती के क्या कहा जाता है? आपके गांधी। सिरोही प्रजामंडल की बात करते हैं, जिन्हें राजस्थान का गांधी कहा जाता है, उनका नाम है गोकुल भाई भट्ट। किशनगढ़ प्रजामंडल की बात करते हैं तो इनके जो संस्थापक हैं उनका नाम है कांतिलाल। 8 प्रजामंडल पढ़े हैं हमने। सबसे पहला प्रजामंडल पढ़ा मेवाड़ माणिक्यलाल वर्मा, फिर हमने अलवर हरिनारायण शर्मा, भरतपुर के आपके हैं गोपीलाल यादव, किशनलाल जोशी। फिर अगला पढ़ा हमने शाहपुरा रमेश चंद्र ओझा। इसके बाद करौली त्रिलोक चंद्र माथुर। 1939 में फिर से 3, जिसमें आपका पहला कोटा नैनूराम शर्मा, सिरोही गोकुल भाई भट्ट और किशनगढ़ कांतिलाल चौथा। ये प्रजामंडल है और इनकी स्थापना कब होती है? 1939। और इसके संस्थापक कौन होते हैं? अब फिर से हम कुछ प्रजामंडलों और पढ़ते हैं और उसके बाद हमारे सारे 19 प्रजामंडल होते हैं। देखिए, आगे हम प्रजामंडल की बात करते हैं तो आपके जो प्रजामंडल बनता है वो 1942, फिर 1943, फिर 1944, फिर 1945 और लास्ट प्रजामंडल हम कहते हैं कब बनता है? 1946। 1942 में जो प्रजामंडल बनता है उसका नाम है कुशलगढ़ प्रजामंडल। 1943 में जो प्रजामंडल बनता है उसका नाम है बांसवाड़ा प्रजामंडल। 1944 में जो प्रजामंडल बनता है उसका नाम है आपका डूंगरपुर प्रजामंडल। 1945 में फिर से 2 प्रजामंडल बनते हैं। उन 2 प्रजामंडलों के नाम हैं, एक का नाम है जैसलमेर, एक का नाम है आपका प्रतापगढ़। और 1946 में जो बनता है वो जो प्रजामंडल बनता है वो बनता है आपका कौन सा? तो ध्यान रखना, 1946 में जो प्रजामंडल बनता है वो बनता है झालावाड़। इसकी स्थापना जो करते हैं वो मांगीलाल कौन करते हैं? भव्य साहब करते हैं। मांगीलाल भव्य साहब के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। अब हम बात करेंगे सबसे पहले कुशलगढ़ प्रजामंडल की। और कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना कौन करते हैं? उसकी स्थापना कौन करते हैं? बांसवाड़ा की कौन करते हैं? डूंगरपुर की कौन करते हैं? जैसलमेर, प्रतापगढ़ और झालावाड़। तो कुशलगढ़ प्रजामंडल की जो संस्थापक रहते हैं उनका नाम है आपके भंवरलाल निगम। बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना की अगर हम बात करते हैं तो बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना है वो है आपके भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। 1944 डूंगरपुर प्रजामंडल की बात करते हैं तो इस डूंगरपुर प्रजामंडल के रहेंगे भोगीलाल पांड्या। जैसलमेर की बात करते हैं तो इस जैसलमेर की हैं मीठालाल व्यास। प्रतापगढ़ की बात करते हैं तो 2 नाम आते हैं आपके चुनीलाल शर्मा और उसके साथ नाम आता है अमृतलाल पाठक। और झालावाड़ की बात करते हैं तो आपके रहेगा मांगीलाल। 3 तो 5 प्रजामंडल ये हो गए। देखिए 1931 में कितने? 2। 1900 फिर आपके 34 में कितना? 1। 1936 में 2। 1938 में 5। 1939 में 3। तो ये कितने? 5। टोटल प्रजामंडल गिनिए 2 1 3 तो 5 5 10
3 13 5 18, और यहाँ पर एक हाड़ौती का जो प्रजामंडल है उसको गिना जाता है, लेकिन वो तुरंत वो खत्म हो जाता है, उसका वर्चस्व नहीं रहता, उस वजह से उसको नहीं गिना जाता। बाकी 19 प्रजामंडल बने थे। यहाँ पर भी हमने 1934 में 2 पढ़े थे, हाड़ौती और जोधपुर। तो टोटल प्रजामंडल कितने हो गए भाई आपके? 19 प्रजामंडल। इन्हीं 19 प्रजामंडलों के बारे में हमें अध्ययन करना है। 19 प्रजामंडलों के देखिए 70% जो क्वेश्चन आता है वो इनके संस्थापक और इनकी डेट से आता है। आपको अगर डेट और संस्थापक याद है तो आप लगभग 70% क्वेश्चन कर दोगे। लेकिन 30% के लिए अब हमें एक एक प्रजामंडलों पर जाना पड़ता है, एक एक चीज को पढ़ना पड़ता है। तो आइए हम अब एक एक प्रजामंडल की बात करते हैं और एक एक प्रजामंडलों के इतिहास की भी बात करते हैं। तो सबसे पहले हम जिस क्रम से प्रजामंडल बने हैं उसी क्रम के अनुसार हम प्रजामंडलों को पढ़ें। तो सबसे पहला प्रजामंडल आप हेडिंग लगाइए जिसका नाम है जयपुर प्रजामंडल। सबसे पहला प्रजामंडल आप हेडिंग लगाइए जिसका नाम है जयपुर प्रजामंडल। देखिए मैं कह रहा हूं कोई भी प्रजामंडल अगर बन रहा है उस प्रजामंडल को बनाएंगे तो उसमें क्या लानी पड़ेगी? जन जागृति लानी पड़ेगी, लोगों को जागृत करना पड़ेगा। तो इस रियासत में क्या है, जो जयपुर है उस जयपुर रियासत में ये प्रजामंडल बनेगा, और इस रियासत में ऐसी क्या चीजें हो रखी हैं तो उसको किसके माध्यम से, जन जागृति के माध्यम से हम क्या करेंगे, लोगों को जागरूक कर सकेंगे। भाई रियासतों में कुछ घटनाएं हो रही हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले जागरूक करना पड़ेगा। तो इस प्रजामंडल के लिए या जो रियासत है उस रियासत में सबसे पहले ऐसा कौन व्यक्ति आया जिसने जन जागृति लेके आया था? तो हम पहले जयपुर प्रजामंडल की बात करते हैं। और जयपुर प्रजामंडल में जो रियासत है उस रियासत में सबसे पहले जन जागृति लाने का जो काम करता है उसका नाम है आपका, जन जागृति लाने का जो श्रेय है वो जाता है आपके एक व्यक्ति जो बड़े शानदार व्यक्ति हैं जिनका नाम है अर्जुन लाल सेठी। एक बड़े अच्छे कवि हुए हैं सुंदरदास, और सुंदरदास ने इनको दधी जी की उपाधि दी है। दधी जी जैसा त्याग हमने कहीं नहीं देखा था, वैसे अर्जुन लाल सेठी का त्याग भी देखा। इन्होंने अपनी नौकरी ठुकरा दी कि अगर अर्जुन लाल सेठी नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को बाहर कौन निकालेगा। ऐसी ऐसी कथन इनके बारे में पढ़ा जाता है। हम जब व्यक्तित्व में पढ़ेंगे तो अर्जुन लाल सेठी के बारे में पूरी बात करेंगे। देखो जन जागृति लाने का श्रेय अर्जुन लाल सेठी को जाता है। क्यों जाता है, इसके पीछे कारण है। अर्जुन लाल सेठी ने क्या किया, 2 संस्थाएं खोली थी। एक का नाम है जैन शिक्षा सोसाइटी और दूसरा है जैन वर्धमान विद्यालय। इन दोनों की स्थापना की। इससे की स्थापना कहां पर की थी तो ध्यान रखना, अजमेर में, और इसकी स्थापना कहां पर की थी तो ध्यान रखना, जयपुर में। जैन वर्धमान विद्यालय की स्थापना कहां पर, जयपुर में। और उन्होंने कहा, अर्जुन लाल सेठी को ऐसा लगता था कि अगर हम किसी भी व्यक्ति को क्या दे दें, शिक्षा दे दें। अगर हमने किसी भी व्यक्ति को शिक्षा दे दी तो शिक्षा देने से उसके मन में क्या आ जाएगी, जागृति आ जाएगी, वो अवेयर हो जाएगा किसी भी चीज के प्रति। तो सबसे पहले जन जागृति लाने का श्रेय जाता है उस जयपुर रियासत में, वो जाता है अर्जुन लाल सेठी। अब देखिए, अब हम बात करेंगे प्रजामंडल से संबंधित क्या घटनाएं हो रही हैं। तो हम बात करते हैं, पहले आपको मैं बता देता हूं कुछ घटनाओं को लेकर, इसमें हुई इतिहास की कुछ घटनाएं। तो सबसे पहले घटना होती है 1922 में। 1922 में क्या हुआ था, 1922 में ऐसा हुआ था कि जो जयपुर सरकार है उस जयपुर सरकार ने कहा कि अगर आपको कोई भी नौकरी प्राप्त करनी है, किसी भी ऑफिस या कार्यालय में अगर आपको नौकरी प्राप्त करनी है तो उसके लिए आपको क्या आनी चाहिए, अंग्रेजी भाषा आनी चाहिए। तो सारे हम देखिए इंग्लिश में सीधी सी बात है, हमारे डब्बे गोल रहते हैं, ये शुरुआत से चले आ रही प्रथा, क्योंकि हमने इंग्लिश को इतना महत्व नहीं दिया। तो उस वजह से यहाँ पर ये लोग क्या करते हैं, एक आंदोलन चलाते हैं जिसे कहा जाता है हिंदी राजभाषा को बढ़ावा देने के लिए। ये आंदोलन करते हैं 1922 में। ये क्या करते हैं, जो लोग शिक्षित होते हैं, जो हिंदी माध्यम से थे, उन हिंदी माध्यम ने कहा कि हमें अंग्रेजी नहीं आती, लेकिन हमारे घर में हमारी नौकरी की बहुत जरूरत है, हम अगर नौकरी करेंगे तो हमारा घर का पालन पोषण होगा, तो हमें नौकरी की जरूरत है। लेकिन आप ये कह रहे हो कि जयपुर सरकार है, अगर कोई भी कार्यालय है, ऑफिस है, तो उसके लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, अंग्रेजी भाषा की। तो इसमें सबसे पहले एक आंदोलन होता है हिंदी राजभाषा को बढ़ावा देने के लिए।
हिंदी राजभाषाओं को बढ़ावा देने हेतु क्या होता है, आंदोलन होता है। 1922 की घटना होती है। इसमें ये करते कौन है, इनके नेतृत्वकर्ता कौन होते हैं, तो ध्यान रखना, ठाकुर कल्याण सिंह और एक का नाम है श्यामलाल गुप्ता, ये दो नेतृत्व करते हैं। इस श्यामलाल गुप्ता के द्वारा यहां से एक समाचार पत्र निकाला जाता था। उस समाचार पत्र का नाम था जयपुर समाचार पत्र। इस जयपुर समाचार पत्र में इनकी ये पूरी दुविधा लिखी, जो पढ़े लिखे लोग हैं अब उनको नौकरी प्राप्त नहीं हो रही है, उसकी वजह से ये नेतृत्वकर्ता के रूप में आए ठाकुर कल्याण सिंह और श्यामलाल। पहली घटना हिंदी राजभाषा को लेकर। दूसरी बात करते हैं हम 1926 में। क्या हुआ 1926? देखिए 1926 में ये स्थिति बनती है कि जो जयपुर है उस जयपुर रियासत में अकाल की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, और जब अकाल पड़ता है तो सीधी सी बात है अन्न का उत्पादन नहीं होता। लेकिन यहाँ पर राजा महाराजा क्या कह रहे हैं, उसी अकाल की स्थिति के दौरान कह रहे हैं किसानों से कि हमारा जो अनाज है वो कहाँ जाएगा, बाहर जाएगा, बाहर के लोगों को ट्रांसफर किया जाएगा, विक्रय किया जाएगा। तो उस वजह से यहाँ पर किसानों के द्वारा एक आंदोलन चलाया जाता है जिसे कहा जाता है अनाज निकासी आंदोलन। कौन सा आंदोलन? अनाज निकासी आंदोलन। अनाज निकासी आंदोलन का मतलब है कि देखिए किसान ये मांग कर रहे हैं कि आप जो है अगले साल भेज दीजिए, जितना आपको चाहिए उतना अन्न आगे आपको जहां भेजना है भेज दीजिए। लेकिन इस समय तो हमारी स्थिति ऐसी है कि हमें खाने के लिए क्या पड़ रही है, कमी पड़ रही है। उसकी वजह से 1926 में ये अनाज निकासी आंदोलन किया जाता है। वो किसके द्वारा किया जाता है? किसानों के द्वारा। लेकिन इनकी भी बात नहीं सुनी जाती। तीसरा 1927 में एक संघ की स्थापना की जाती है जयपुर में, जिसका नाम होता है आपका चरखा संघ। और चरखा संघ की स्थापना कहाँ पर की जाती है, तो ध्यान रखना जयपुर में। और इसके संस्थापक कौन होते हैं, तो इनके संस्थापक का नाम होता है आपका जमनालाल बजाज। और इनका जो उद्देश्य रहता है, इस चरखा संघ का जो मोटिव रहता है कि स्वदेशी अपनाओ और विदेशी भोग। अर्थात वे लोग, ये क्रांतिकारी जमनालाल बजाज एक तरीके से क्रांतिकारी थे, ये सब चीजों में क्या कर रहे थे, समर्थन कर रहे थे। उस वजह से इन्होंने कहा कि स्वदेशी अपनाओ विदेशी भगाओ। उन्होंने चरखा संघ के माध्यम से ये बातें की ताकि वहां पर लोग क्या हो, क्रांतिकारी लोग इससे जुड़ सके और जो अंग्रेजों की जड़ों को क्या निकालना चाहते हैं, बाहर निकालना चाहते हैं, उनकी बात होगी। तो यहाँ पर ये क्या की जाती है, चरखा संघ की स्थापना की जाती है और इसमें ये क्रांतिकारी जो लोग होते हैं वो यहाँ पर जुड़ते हैं। आगे हम बात करते हैं तो आपने पहले भी एक घटना पढ़ रखी होगी, 5 अप्रैल 1921। और इस 5 अप्रैल 1921 को जयपुर रियासत में एक दिवस मनाया जाता है जिसका नाम होता है आपका कौन सा दिवस, मोती दिवस। आपको पता है कौन से किसान आंदोलन के तहत मोतीलाल देशमुख को गिरफ्तार कर लिया गया था? एक ही आंदोलन के तहत। ये ईडर पुलिस के पास आत्मसमर्पण कर देते हैं 1929 में, आपको महात्मा गांधी के कहने पर। आपको ये बात पता है? तो 1929 में ये महात्मा गांधी के कहने पर क्या कर देते हैं, आपके पुलिस के सामने कर देते हैं, इधर गुजरात पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर देते हैं। इसकी वजह से यहाँ पर जो जनजाति है उनके द्वारा 5 अप्रैल 1921 को क्या चलाया जाता है, तो आपको पता है मोदी दिवस मनाया जाता है। मतलब यहाँ पर क्या आ रही है, जनजाति आ रही है। देखिए अब मैं बता रहा हूँ, अब हम इसके बाद 1921 में प्रजामंडल की स्थापना कर देंगे। क्यों कर देंगे, हम सीधी सी बात है। देखिए यहाँ पर कौन लोग आ रहे हैं, जो शिक्षित लोग हैं, उनके आंदोलन किया जा रहा है हिंदी राजभाषा को बढ़ाने में, लेकिन उनके कोई फर्क नहीं पड़ा। दूसरा यहाँ पर किसान आंदोलन कर रहे हैं। किसान भाई एक तो देखिए ये आ रहे हैं, दूसरा किसान आ रहे हैं, तीसरा यहाँ पर क्या आ रहे हैं, क्रांतिकारी आ रहे हैं, चौथा यहाँ पर क्या आ रही है, जनजाति आ रही है। लेकिन ये अलग अलग आ रहे हैं, कुछ 4 लोग इधर से 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 आ रहे हैं। तो फिर इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा।
उस वजह से फिर इनको लगा कि हमें क्या करना चाहिए, एक गठन बनाना चाहिए। इस वजह से आपको पता है इस 5 अप्रैल 1931 के बाद मोती दिवस बनाने के बाद हमारे इस जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कर दी जाती है 1921 में। और इस 1921 में इसके संस्थापक जो बनते हैं उनका नाम होता है आपका कपूर चंद पार्टी। कपूर चंद पार्टी नई व्यक्ति थी जयपुर रियासत की, ऐसा मान लीजिए। उसकी वजह से इस जयपुर प्रजामंडल से लोग जुड़ नहीं पाते, और जब जुड़ नहीं पाते तो समस्या आ रही है फिर से कि वही लोग जुड़ नहीं पा रहे, और नहीं जुड़ पा रहे हैं तो सीधी सी बात है भाई प्रजामंडल चलेगा नहीं। इसकी वजह से अब मैं बात करूंगा 1936 में इसका क्या होता है, पुनर्गठन होता है। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी। जन जागृति लाने का श्रेय अर्जुनलाल शेट्टी के द्वारा जैन शिक्षा सोसाइटी और जैन शिक्षा के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, प्रचार प्रसार कर सकते हैं। फिर यहाँ पर लोग अलग अलग आ रहे हैं। ये पढ़े लिखे लोग हैं जो हिंदी राजभाषा को बढ़ावा देने के लिए 1922 में आंदोलन कर रहे हैं। फिर अनाज निकासी किसान हैं, वो अनाज निकासी आंदोलन कर रहे हैं। चरखा संघ के द्वारा क्रांतिकारी कर रहे हैं, स्वदेशी अपनाओ विदेशी भगाओ। यहाँ पर 5 अप्रैल 1921 को मोती दिवस मनाया गया था। जनजातियों के लोगों के द्वारा यहाँ पर आंदोलन किया जाता है मोतीलाल देशमुख को रिहा करवाने के लिए। इसकी वजह से यहाँ पर एक प्रजामंडल गठन होता है जिसे जयपुर प्रजामंडल 1921 में स्थापना, और इसका संस्थापक कौन कहलाता है, कपूर चंद्र पाटनी कहलाता है। अब हम बात करते हैं इसके पुनर्गठन की। भाई सीधी सी बात है 1931 की बात करते हैं तो इससे लोग क्या नहीं हो पाए थे, जुड़ नहीं पाए थे। किससे नहीं जुड़ पाए थे, तो कपूर चंद्र पाटनी से। भाई कम लोग जुड़ पाए थे, इतने नहीं जुड़ पाए थे, इतना अस्तित्व नहीं बढ़ पाया था इस प्रजामंडल का। तो फिर 1936 में इस जयपुर प्रजामंडल का क्या होता है भाई आपका, इस जयपुर प्रजामंडल का क्या होता है, पुनर्गठन होता है। जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन कब होता है, तो ध्यान रखना 1936 में। और इसके गठनकर्ता कौन होते हैं, ध्यान रखना जमनालाल बजाज। एक सेकेंड, इसके गठनकर्ता कौन होते हैं, तो उनका नाम होता है आपका जमनालाल बजाज। और इस जयपुर का जैसे ही पुनर्गठन होता है तो उसका अध्यक्ष किसको बनाया जाता है, तो ध्यान रखना अध्यक्ष बनाया जाता है, वो बनाया जाता है चिरंजी लाल मिश्र को। किसको अध्यक्ष बनाया जाता है, चिरंजी लाल मिश्र को। इसके अलावा अन्य सदस्यों की बात करते हैं, सदस्य 2 अन्य सदस्य मुख्य रूप से रहते हैं। एक का नाम होता है हीरालाल शास्त्री, और दूसरे का जो नाम होता है वही आपका जो इनके संस्थापक रह चुके हैं कपूर चंद्र पाटनी। मतलब इनसे लोग क्या हो रखे हैं, जुड़ रखे हैं, इनसे लोग जुड़ रखे हैं। तो जयपुर प्रजामंडल का क्या होता है, पुनर्गठन कब होता है, 1936 में। गठनकर्ता जमनालाल बजाज, अध्यक्ष चिरंजी लाल मिश्र और सदस्य हीरालाल शास्त्री और कपूर चंद्र पाटनी। इसके बाद देखिए मैंने कहा था कि सबसे पहले इतिहास के बारे में जानेंगे। इतिहास के बाद हमने गठन करवा दिया, इसका पुनर्गठन करवा दिया। अब सीधी सी बात है, इनसे जुड़ी हुई कोई ना कोई क्या होगी आपकी, बैठ के होगी या नहीं होगी, अधिवेशन होंगे या नहीं होंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस जयपुर प्रजामंडल। उस जयपुर प्रजामंडल का क्या होता है, प्रथम अधिवेशन होता है। और जो प्रथम अधिवेशन होता है वो ध्यान रखना कब होता है, तो इसकी डेट याद रखना 2 दिवसीय होता है, 8 और 9 मई 1938। और जो इसकी अध्यक्षता करते हैं उन अध्यक्षता का नाम होता है, अध्यक्ष का जमनालाल बजाज। जमनालाल बजाज इसकी क्या करते हैं भाई, अध्यक्षता करते हैं। जैसे ही ये बात जयपुर सरकार को पता चलती है या जयपुर सरकार या अंग्रेजों को पता चलती है तो सीधी सी बात है वो क्या करेंगे, इसका विरोध करेंगे। उस वजह से होता क्या है, इस प्रथम अधिवेशन के बाद जो जयपुर सरकार है वो जयपुर सरकार तो निर्णय लेती है। जयपुर सरकार के द्वारा निर्णय, और क्या निर्णय लिया गया था, तो सबसे पहला इन्होंने कहा जयपुर सरकार ने कि जो जयपुर ये प्रजामंडल बनाने किसने दिया था, ऐसा कौन व्यक्ति है जिसने कह दिया कि आप प्रजामंडल बना लो। राजा के विरुद्ध जाकर आप सरकार के विरुद्ध जाकर कैसे काम कर सकते हो। तो सबसे पहला जयपुर सरकार ने कहा कि ये प्रजामंडल, क्योंकि बैठक आई है उस बैठक में बहुत सारे लोग आ रखे हैं, भीड़ इकट्ठा हो रखी है, उसकी वजह से जयपुर सरकार को लगा कहीं हमारे ऊपर हमला ना कर दो।
उस वजह से जयपुर सरकार ने ये क्या कर दिया, इसको जो जयपुर प्रजामंडल है उस प्रजामंडल को क्या कर दिया भाई आपका निरस्त। और दूसरा इनको पता चला कि इस प्रजामंडल को बनाने की मेन जड़ कौन है, तो इन्हें पता चला कि ये पुनर्गठन, देखो कपूर चंद्र पाटने के समय नहीं चल रहा था, फिर जमनालाल बजाज आया और उसने पुनर्गठन किया, वो इसके बड़ा वक्ता बन रहा है, फिर उसने अधिवेशन भी बुला लिया, इतनी इसकी हिम्मत हो गई, तो उन्होंने कहा कि ऐसा करो इस जमनालाल बजाज को क्या कर दो भाई निष्कासित। यहाँ पर जमनालाल बजाज को क्या कर दिया जाता है निष्कासित, जमनालाल बजाज को क्या कर दिया जाता है निष्कासित। अब हुआ क्या, जमनालाल बजाज को निष्कासित कर दिया, प्रजामंडल को नियुक्त कर दिया। तो यहाँ पर इस जयपुर, सीधी सी बात है, जनता के लिए मंडल बनाया गया था, जनता इसका विरोध करेगी या नहीं करेगी, करेगी, सीधी सी बात है। तो इसके लिए देखो कुछ टाइम बाद बात करते हैं, तो 1 मार्च 1939, 1 मार्च 1939 को जयपुर रियासत में एक दिवस बनाया गया जिसका नाम रखा गया जयपुर सत्याग्रह दिवस। इसमें बहुत सारी जनता आई और जनता ने कहा कि जमनालाल बजाज को आप क्या कीजिए, रिहा कीजिए। बहुत सारी जनता नेतृत्वकर्ता है और उन्होंने कहा कि ये सत्य के लिए लड़ रहे हैं, है ना, तो उनको क्या करना चाहिए, आपको रिहा करना चाहिए। आपको ने उनको क्यों निष्कासित किया, तो जयपुर सरकार ने ऐसी ऐसी बातें बता दी, पूरी जो घटनाएं हो रही कि इस वजह से हमने क्या किया है, इसको निष्कासित किया गया। इस जयपुर सत्याग्रह जब दिवस बनाया जा रहा था, तो यहाँ पर ध्यान रखना 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया था। एक का नाम था रमा देवी और एक का नाम था भगवती। अब देखो इनको तो 2 को गिरफ्तार कर लिया, इधर यहाँ पर जमनालाल बजाज को निष्कासित कर रखा है। और जमनालाल बजाज को घर पे वेट कौन करेगी, उनकी पत्नी, अरे घर वाले वेट करेंगे, सीधी सी बात है। तो उनका वेट कर रही है आपका जमनालाल बजाज की जान, जिनका नाम था जानकी देवी, है ना, जान से बोल देते थे उनको, जानकी देवी। वो जानकी देवी के द्वारा ध्यान रखना इसी रियासत में 12 मार्च 1939 को एक दिवस बनाया गया था जिसे जाना जाता है आपका जयपुर दिवस। और जयपुर दिवस में इसका जो नेतृत्वकर्ता थी वो कौन थी आपके, जानकी देवी बजाज। इस जानकी देवी बजाज के द्वारा 12 मार्च 1939 में आपका कौन सा दिवस बनाया गया था, जयपुर दिवस। और जब जयपुर दिवस बनाया, यहाँ पर बड़ी संख्या में तादाद में लोग आए, उसकी वजह से जयपुर सरकार को लगा कि वाकई में यहाँ पर बड़ा कुछ हो सकता है, कुछ घटनाएं घटित हो सकती हैं। उस वजह से 1939 के बाद 1940 में जयपुर प्रजामंडल को वापस से उन्होंने क्या कर दी भाई, आपकी मंजूरी मिल जाती है कि आप कोई भी प्रकार का अधिवेशन कर सकते हैं। तो उस वजह से फिर इसको मंजूरी मिल जाती है और 1940 में जो अध्यक्ष बनाया जाता है वो अध्यक्ष बनते हैं आपके कौन, हीरालाल शास्त्री। और 1940 से लेकर 1942 तक कोई घटनाएं घटित नहीं होती। मतलब 1940 में इसको वापस मंजूरी मिल जाती है कि आप जयपुर प्रजामंडल चला सकते हो, आप कोई भी प्रकार की अधिवेशन कर सकते हो। उस वजह से उसके फिर से अध्यक्ष बनाए जाते हैं हीरालाल शास्त्री। 1938 से लेकर 1940 तक की बात करते हैं तो यहाँ पर कोई अध्यक्ष नहीं है, कोई चलाने वाला नहीं है। क्यों नहीं है, जमनालाल बजाज जो चला रहे थे उनको क्या कर दिया गया, निष्कासित कर दिया गया। फिर यहाँ पर सत्याग्रह दिवस और यहाँ पर महिला जयपुर दिवस के रूप में बनाया गया था, यहाँ पर विरोध किया गया। फिर इनको मंजूरी मिलती है और मंजूरी मिलती है और अध्यक्ष बन जाते हैं हीरालाल शास्त्री। 1940 के बाद हम बात करते हैं क्या हुआ। तो 1940 के बाद आप पढ़ते हो 1942 में एक आंदोलन बड़ी चर्चा में रहा था, भारत छोड़ो आंदोलन। और भारत छोड़ो आंदोलन बड़ी चर्चा में रहा था, तो सीधी सी बात है, अंग्रेज यहाँ पर भारतीय लोग क्या कर रहे हैं, इसका विरोध कर रहे हैं। किसका, अंग्रेजों को कह रहे हैं कि आप भारत छोड़ दो, है ना, आप यहाँ से चले जाओ। उसकी वजह से अंग्रेजों ने क्या किया, जो रियासत के राजा हैं उन राजाओं को कहा कि आप के द्वारा जो प्रजामंडल बनाए गए हैं, जो जगह जगह पर गठन कर रखा है, उनको क्या कीजिए, उनको बना दीजिए आप। उस वजह से तो ध्यान रखना 1942 में हमारे जो जयपुर रियासत है, जयपुर सरकार
और प्रजामंडल, जयपुर प्रजामंडल, इनके बीच एक समझौता होता है। इनके बीच क्या होता है भाई आपका समझौता। और समझौता करते कौन कौन है? तो जयपुर सरकार की तरफ से आता है जिसका नाम होता है मिर्जा इस्माइल, और जयपुर प्रजामंडल की तरफ से उनके अध्यक्ष आएंगे जिसका नाम था हीरालाल शास्त्री। ये समझौता कब होता है? तो इनकी डेट याद रखना 16 सितंबर 1942। क्या था समझौता? मेरी बात सुनो। अंग्रेजों ने राजाओं को कहा कि आपकी जो आपके रियासत में कोई अगर समूह बन रखा है और वो हमारे अंग्रेजों का विरोध कर रहा है तो आप उनको मनाने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पर जयपुर सरकार, उस जयपुर सरकार के एक प्रधानमंत्री हुआ करते थे जिनका नाम था मिर्जा इस्माइल। वो अब उधर कौन सा चल रहा है? जयपुर प्रजामंडल चल रहा है। उस जयपुर प्रजामंडल के साथ क्या कर रहा है? समझौता, हीरालाल शास्त्री के साथ समझौता कर रहा है। और समझौते में क्या कहा गया था? समझौते में जयपुर सरकार ने एक ही बात, मुख्य रूप से एक बात है, वैसे 4-5 बातों को लेकर समझौता होता है कि आप बाग नहीं लोगे, आप जुलूस नहीं निकालोगे। तो उन्होंने कहा जयपुर प्रजामंडल हम जुलूस भी निकाल सकते हैं। ऐसी 5-7 घटनाओं को लेकर, लेकिन मुख्य रूप से ये कहा गया था जयपुर सरकार के द्वारा। इन्होंने कहा जयपुर सरकार ने कि जयपुर सरकार ने कहा कि जो जयपुर प्रजामंडल है, जो जयपुर प्रजामंडल है वो भारत छोड़ो आंदोलन में, भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेगी, भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेगी। तो मुख्य रूप से ये भी कौन सा आंदोलन चल रहा है? भारत छोड़ो आंदोलन। और जयपुर सरकार ने ऐसा कह दिया कि जयपुर प्रजामंडल है वो भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेगी। हीरालाल शास्त्री ने ये बात मान ली और 16 सितंबर 1942 को एग्रीमेंट कर लिया, जिसे हम इस एग्रीमेंट को जानते हैं जिसे कहा जाता है आपका जेंटलमैन एग्रीमेंट। जेंटलमैन एग्रीमेंट होता है वो 16 सितंबर 1942 जयपुर सरकार, मिर्जा इस्माइल और जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष हीरालाल शास्त्री को। जैसे ही ये समझौता होता है तो सीधी सी बात है, कुछ लोग होते हैं वो सदस्यों में, कुछ जनता में कुछ लोग क्रांतिकारी आ जाते हैं। उसकी वजह से यहाँ पर कुछ लोग यहाँ से एक अलग समूह बना लेते हैं। इनमें एक व्यक्ति होते हैं जो यहाँ से लूट जाते हैं जिनका नाम होता है बाबा हरिश्चंद्र। और बाबा हरिश्चंद्र के द्वारा यहाँ से एक अलग संस्था का गठन कर दिया जाता है जिसे कहा जाता है आजाद मोर्चा। उन्होंने एक अलग अपना समूह बना दिया जिसे कहा गया था आजाद मोर्चा। इस आजाद मोर्चे का गठन भी कब होता है? 1942 में। और कौन करते हैं? बाबा हरिश्चंद्र करते हैं। समझ गए? अब इसमें कुछ सदस्य भी जुड़ जाते हैं जिनका नाम होता है रामकरण जोशी, दौलत भंडारी, और तीसरा नाम होता है गणेश कांसलीवाल। ये 3 सदस्य मुख्य रूप से इस आजाद मोर्चे में जुड़ जाते हैं। तो अब क्या हुआ? इधर भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा है, इधर उन्होंने अपना अलग बना दिया। ये कह रहे हैं कि हम भाग लेंगे, ये कह रहे हैं हम भाग नहीं लेंगे। तो आंदोलन पे इन्होंने भाग ले लिया, इन्होंने भाग नहीं लिया था। उसके बाद थोड़ा आंदोलन धीमा पड़ गया था, भारत छोड़ो आंदोलन। उसके बाद हम बात करते हैं कि जैसे ही ठंडा पड़ जाता है तो 1944 में वापस आते हैं और अध्यक्ष बनने की बात होती है। इधर से अब सरकार के पास जा रहे हैं, और सरकार के पास जा रहे हैं, वहाँ प्रजामंडल के पास जा रहे हैं, इधर से आज़ाद मोर्चे वाले जा रहे हैं, इधर से आपके जो इस हीरालाल शास्त्री के समर्थन में है वो जा रहे हैं। इधर कह रहे हैं 1944 में जैसे अध्यक्ष का चुनाव होता है प्रजामंडल का, हीरालाल शास्त्री के सदस्य कहते हैं कि हीरालाल शास्त्री को बढ़ाओ, और इधर से सदस्य आते हैं आजाद मोर्चा के किसी न किसी सदस्य को क्या बढ़ाओ, आप अध्यक्ष बढ़ाओ। इन दोनों के बीच में विवाद हो जाता है, मतलब जयपुर प्रजामंडल और जो आजाद मोर्चा है इन दोनों के बीच अध्यक्ष को लेकर क्या हो जाता है, विवाद। उस वजह से ध्यान रखना उन दोनों को नहीं चुना जाता है। और यहाँ पर 1944 में जो अध्यक्ष चुनी जाती हैं उसका नाम होता है जानकी देवी बजाज। यहाँ पर कौन अध्यक्ष चुनी जाती है? आपके जानकी देवी बजाज। 1944 में अध्यक्ष कौन? जानकी देवी बजाज। फिर 1945 और 1945 में हमारे इधर आते हैं एक व्यक्ति जिनका नाम है पंडित
जवाहरलाल नेहरू, और उनके कहने पर इस आजाद मोर्चे का जो है वो विलय कर लिया जाता है। किसमें? आजाद मोर्चा है उसका विलय इसमें कर लिया जाता है भी आपका जयपुर प्रजामंडल में। उसके बाद अगली घटना क्या होती है? 1946, और 1946 में एक अध्यक्ष बनते हैं इनके जयपुर प्रजामंडल के, जिनका नाम होता है देवी शंकर तिवारी। और देवी शंकर तिवारी इन्हीं देवी शंकर तिवारी के समय 1946 में जयपुर सरकार के एक मंत्री हुआ करते थे, जिनका नाम था के.एम. मुंशी। और कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी क्या कर लेते हैं? समझौता कर लेते हैं कि आप जयपुर प्रजामंडल बनाया, आपने किस लिए बनाया? उत्तरदायी सरकार स्थापित करने के लिए। तो मैं मंत्री पद पर हूँ और मैं यहाँ पर जयपुर रियासत में क्या करता हूँ? उत्तरदायी सरकार की स्थापना करता हूँ। तो इसके कहने पर यहाँ पर क्या हो जाती है? उत्तरदायी सरकार की स्थापना हो जाती है, और ये आपका जयपुर प्रजामंडल भी क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। समझे क्या रहा जयपुर प्रजामंडल? तो 2 मिनट में बताता हूँ जयपुर प्रजामंडल है क्या, इतिहास क्या है। सबसे पहले 1922 हिंदी राजभाषा को लेकर आंदोलन, फिर 1926 अनाज निकासी आंदोलन, फिर 1927 चरखा संघ की स्थापना जमनालाल बजाज के द्वारा, स्वदेशी अपनाओ देशी भगाओ। फिर 1931 5 अप्रैल को ये दिवस मोतीलाल देजाऊ को। फिर 1931 में गठन कपूर जनता पार्टी से लोग नहीं जुड़ पाते। 1936 में पुनर्गठन जमनालाल बजाज करते हैं। जमनालाल बजाज चिरंजीव लाल मिश्र की अध्यक्षता में करते हैं। 1938 में अधिवेशन 8 और 9 मई को, इस अधिवेशन के लिए जयपुर प्रजामंडल को निरस्त और इसको क्या कर दिया जाता है? जमनालाल बजाज को निष्कासित कर दिया जाता है। इसके बाद और जो आगे हमने जो बात की थी वो की थी यहाँ पर 2 दिवस, 1 मार्च 1939 और 12 मार्च। 1 मार्च को जयपुर सत्याग्रह दिवस, और वहाँ पर कौन सा दिवस? जयपुर दिवस जानकी देवी बजाज के द्वारा। और यहाँ पर इसके बाद जो 1940 में फिर से मंजूरी, 1944 में अध्यक्ष हीरालाल शास्त्री, 1942 में फिर समझौता हो जाता है जिसे जेंटलमैन एग्रीमेंट कहा जाता है जयपुर प्रजामंडल वर्सेस जयपुर सरकार के बीच में, और इसे जेंटल एग्रीमेंट कहा जाता है। और इसके बाद की मेवाड़ ये आपके भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेंगे, लेकिन आजाद मोर्चे का गठन बाबा हरिश्चंद्र के द्वारा। फिर 1944 में फिर इनके दोनों के बीच विवाद अध्यक्ष को लेकर, उसकी वजह से फिर आपका जानकी देवी बजाज को बनाया जाता है। और 1945 में आजाद मोर्चे का गठन होता है, वो किसमें हो जाता है? प्रजामंडल में। और 1946 में देवी शंकर तिवारी, और उसी समय एक मंत्री आते हैं जिनका नाम होता है कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी जयपुर रियासत के, और ये कहते हैं कि हम आपके लिए क्या कर देंगे? उत्तरदायी सरकार की स्थापना कर देंगे। और ये आपका जयपुर प्रजामंडल से आपको मुख्य रूप से क्या याद रखनी है? एक तो जेंटलमैन एग्रीमेंट याद रखना है, दूसरा आपको एक चरखा संघ, जो अन्य घटनाएं आपको संस्थापक के अलावा वो याद रखनी है। पहला याद रखना, आपको याद रखने की बात बता देता हूँ। गठन किसने किया, क्या रहा, इसकी आपके चरखा संघ की स्थापना किसने की थी? चरखा संघ से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, इस जेंटलमैन एग्रीमेंट से क्वेश्चन आता है। फिर आपका जो एक क्वेश्चन बनता है वो पुनर्गठन से बनता है, और फिर एक ये आजाद मोर्चे का बनता है। यहाँ से 4-5 चीजें हैं वो इंपॉर्टेंट है, वहां से 100% क्वेश्चन बनता है, हर एग्जाम में आ रखा है, समझ गए। अब हम अगले प्रजामंडल की बात करते हैं जिसे कहा जाता है बूंदी प्रजामंडल। 1931 में दूसरे प्रजामंडल की स्थापना हुई थी, और उस प्रजामंडल को हम कहते हैं कौन सा प्रजामंडल? बूंदी प्रजामंडल। बूंदी प्रजामंडल में ले देके 3-4 बातें, तो बूंदी प्रजामंडल की बात करते हैं। बूंदी प्रजामंडल की बात करते हैं तो इसमें जो जन जागृति लेके आए थे, उन्हें जन जागृति लाने का जो काम किया था वो किया था आपके नेहरूराम शर्मा ने। लेकिन इन जन जागृति इस नेहरूराम के साथ सक्रिय कुछ 2 व्यक्ति और भी थे। ये सक्रिय व्यक्ति पहले भी बेंगू किसान आपके बूंदी किसान या बल्ल किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे, जिनका नाम था ऋषिदत्त मेहता, और एक का नाम आपने पहले सुना होगा नित्यानंद मेहता। बल्ल किसान आंदोलन में हम डाबी हत्याकांड पढ़ते हैं, आपको याद हो तो डाबी हत्याकांड के बाद नित्यानंद मेहता इसमें सक्रिय भूमिका निभाते हैं। तो इन ऋषिदत्त मेहता के द्वारा यहाँ से किस प्रकार इनको जन जागृति लेके आए थे? नेहरूराम शर्मा यहाँ पे बात करते थे कि हमें शिक्षा के माध्यम से ला सकते हैं, समाचार पत्रों के माध्यम से ला सकते हैं। तो यहाँ पर ऋषिदत्त मेहता के द्वारा नारखना ब्यावट से एक समाचार पत्र निकाला जाता था जिसको कहा जाता है आपका राजस्थान समाचार पत्र।
इस राजस्थान समाचार पत्र के माध्यम से इन्होंने इसका क्या किया था, प्रचार प्रसार। ये कहाँ से निकाला जाता था, तो ध्यान रखना ब्यावर से। और इसकी स्थापना मतलब कब से स्टार्ट हुआ था, तो ध्यान रखना 1923। इस ऋषिदत्त मेहता के द्वारा यहाँ पर 1923 में यहाँ से क्या करना स्टार्ट किया था, जन जागृति लाना स्टार्ट किया था। फिर ये जन जागृति आ जाती है और लोगों में आपको उधर वर्ण किसान आंदोलन चल रहा है तो सारे लोग उधर जुड़े हुए हैं। मैंने ये बात कह दी थी 1926 से 1943 तक उसकी बातें मानी जाती हैं, ठीक है। तो बूंदी प्रजामंडल तो उधर से ये जन जागृति लाने का काम कर रहे हैं। इधर 1921 में प्रजामंडल का क्या हो जाता है, गठन। और गठन कौन करते हैं, तो मैंने बात कर दी कांतिलाल जैन। और इनके साथ दो और अन्य व्यक्ति होते हैं जिनका नाम हम पहले पढ़ चुके हैं, ऋषिदत्त मेहता और दूसरा जिनका नाम है नित्यानंद। तो ध्यान रखना, आगे हम बात करते हैं 1921 में इसका गठन हो जाता है। गठन होने के बाद 1939 में एक आंदोलन होता है जिसे कहा जाता है लाखेरी गुर्जर किसान आंदोलन। उस लाखेरी गुर्जर किसान आंदोलन में जो नेतृत्व करते हैं वो करते हैं आपके कौन, ऋषिदत्त। इसी ऋषिदत्त मेहता को यहाँ पर ऋषिदत्त मेहता के साथ ध्यान रखना 150 किसान आते हैं। इसी लाखेरी गुर्जर किसान आंदोलन के द्वारा होता क्या है, जैसे ये यहाँ पर नेतृत्व करते हैं उसकी वजह से ऋषिदत्त मेहता को यहाँ से क्या कर लिया जाता है आपके, तो ध्यान रखना गिरफ्तार। क्या कर लिया जाता है भैया, आपका गिरफ्तार कर लिया जाता है ऋषिदत्त मेहता को। लेकिन 1944 में इनको वापस क्या कर दिया जाता है, रिहा कर दिया जाता है। और जैसे ही रिहा होते हैं तो ये बूंदी में एक संस्था का स्थापना करते हैं जिसे कहा जाता है बूंदी देसी राज्य लोक परिषद। मतलब ये बूंदी में क्या लेके आएगा, उत्तर प्रदेश शासन की स्थापना करके रहेगा। पहले समाचार पत्र में इनको बहुत सारी चीजें सुनने मिली थी। फिर आखिर किसान आंदोलन में अपना रोल निभाया, लेकिन इनको क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया था। 1919 में रिहा करते ही उन्होंने वापस क्या कर दिया था, बूंदी देसी राज्य लोक परिषद का गठन कर दिया था। ये कब किया था, ध्यान रखना डेट इसकी याद रखना, 17 जुलाई 1944 को। इसमें अध्यक्ष कौन थे, सॉरी इसके संस्थापक कौन थे, संस्थापक सीधी सी बात है कौन होंगे, ऋषिदत्त मेहता। इसके अध्यक्ष किसको बनाया गया था और इसके अन्य सदस्य कौन थे। जो इनके यहाँ पर अध्यक्ष बनाए गए थे उनका नाम था हरिमोहन, और इनके जो सदस्य बनाए गए थे वो ब्रज सुंदर। ये इसी प्रकार 1944 में ये घटना होती है। आखिर में बूंदी का एक शासक होता है बहादुर सिंह, और बहादुर सिंह कहता है कि आप सब लोगों ने बहुत बहादुरी का काम किया है, जगह जगह पर आप उधर तो किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे, इधर आपने जन जागृति लाने के लिए समाचार पत्र प्रकाशित किए, समाचार पत्रों में अंग्रेजों के विरुद्ध या राजाओं के विरुद्ध बहुत कुछ छापा था। उस वजह से बहादुर सिंह ने यहाँ पर क्या कर दिया था आपके, तो ध्यान रखना यहाँ पर उत्तरदायी शासन की स्थापना करने की घोषणा कर दी। उत्तरदायी शासन व्यवस्था की घोषणा कौन कर देता है भाई, आपका बहादुर सिंह। बूंदी का शासक बहादुर सिंह इसकी घोषणा कर देता है, और यहाँ पर यह आंदोलन क्या हो जाता है, बूंदी प्रजामंडल आपके समाप्त हो जाता है। फिर हम पढ़ते हैं बूंदी का क्या कर लिया जाता है, आपके दूसरा जो चरण होता है एकीकरण का, उसमें उसका विलय कर लिया जाता है। तो आज हमने 1931 के दोनों प्रजामंडल पढ़े, और आज हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी, मैं 4-5 दिन में उसका ब्रीफ रिवीजन करवा देता हूँ, और उसमें आप सुनना क्या क्या पढ़ा क्या क्या नहीं पढ़ा। सबसे पहले हमने प्रजामंडल की बात की थी। प्रजामंडल में हमने सारे को गठन देखा था। प्रजामंडल कुल कितने थे, 19 थे। इनका टाइम पीरियड 1921 से 46 था। फिर 19 प्रजामंडलों की बात की थी। सबसे पहला जयपुर की बात की थी। जयपुर के बाद हमने राजनीतिक रूप से पहला मारवाड़ या जोधपुर की बात की थी। ऐसा भ्रूण हत्या होने वाला जिसको बीकानेर की बात की थी। इतनी सी बातें हमने फैक्ट के तौर पर की थी। इसके बाद हमने जो बात की थी एक एक प्रजामंडल को 1921 में 2 जो हमने पढ़ ली, जयपुर और बूंदी। जयपुर की स्थापना करने वाले कपूरचंद पार्टी, 1937 में पुनर्गठन जमनालाल बजाज, चिरंजी लाल मिश्र की अध्यक्षता में। 1921 बूंदी में कौन करते हैं, कांतिलाल जैन करते हैं। इसके बाद हमने जो बात की थी 1934 में हमारा हाड़ौती, नैनू राम शर्मा, जोधपुर आपकी जेनरल व्यास।
1938 फिर 1934 के बाद 1936 जिसमें बीकानेर मगाराम वैद्य, और 1936 में आपके दूसरा जिसको कहा जाता है धौलपुर, और धौलपुर के जो थे आपके ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु, जवाहरीलाल इंदू और कृष्णदत्त पालीवाल। उसके बाद 1938 मेवाड़ माणिक्यलाल वर्मा। माणिक्यलाल वर्मा के साथ 1938 में जो अगला होता है वो अलवर हरिनारायण शर्मा, भरतपुर गोपीलाल यादव या किशनलाल जोशी। इसके बाद हमने बात की थी भरतपुर के बाद करौली त्रिलोक चंद्र माथुर, और शाहपुरा के थे आपके रमेश चंद्र ओझा। फिर 1939 में कोटा आपके नैनूराम शर्मा, सिरोही के आपके जो रहेंगे उनका नाम है गोकुल भाई भट्ट, और किशनगढ़ कांतिलाल चौताने। फिर 1942 में भवनलाल निगम की बात की थी, भवनलाल निगम के द्वारा 1943 में आपके बांसवाड़ा भूपेंद्र त्रिवेदी, और 1944 डूंगरपुर में जो इनकी गठन किया था उनका नाम था आपके गोगीलाल पांड्या। 1945 में प्रतापगढ़ चुन्नीलाल शर्मा अमृतलाल पाठक, और जैसलमेर जिसका मीठालाल व्यास, 1946 में झालावाड़ जिनके मांगीलाल बर्वे थे। फिर हमने पहले प्रजामंडल की बात की जयपुर की, और जयपुर में हमने पूरा पढ़ा था कि सबसे पहले 1922 में हिंदी राजभाषा को लेकर आंदोलन। फिर 1922 के बाद हम बात कर रहे हैं 1926 की, यहाँ पर अनाज निकासी आंदोलन, वहाँ पर हिंदी राजभाषा को आंदोलन लेकर ठाकुर कल्याण सिंह और श्यामलाल वर्मा कहते हैं जो जयपुर समाचार पत्र निकालते हैं। जन जागृति का श्रेय इसमें लाया गया था वो अर्जुनलाल सेठी के द्वारा, जैन शिक्षा सोसाइटी और जैन वर्तमान विद्यालय के माध्यम से। इसके बाद हमने चरखा संघ की बात की थी जमनालाल बजाज में 1923 में। फिर 5 मई 1921 को यहाँ पर हमने दिवस मनाया मोदी दिवस। फिर हमने 1921 में गठन किया था कपूरचंद्र पाटनी, लेकिन चल नहीं पाया था। 1936 में पुनर्गठन होता है जमनालाल बजाज चिरंजीवी लाल मिश्र की अध्यक्षता में। फिर हमने हीरालाल शास्त्री भी सदस्य होते हैं। इसका अधिवेशन बुलाया जाता है 8-9 मई को, 8-9 मई 1938 को। इसके द्वारा जयपुर सरकार इसको क्या कर देती है, निरस्त कर देती है, जमनालाल बजाज को निष्कासित कर देती है। निष्कासित करने के बाद हमने जो बात की थी वो की थी आपके 1 मार्च 1939 और 12 मार्च की, जिसमें 1 मार्च को जयपुर सत्याग्रह दिवस मनाया जाता है। उसमें रमा देवी और भगवती देवी को क्या कर लिया गया, गिरफ्तार। फिर 12 मार्च 1939 को आपका दिवस मनाया गया था जिसे कहा जाता है जयपुर दिवस, और जयपुर दिवस के तहत जानकी देवी बजाज ने किया था। फिर 1940 में इसको पुणे मंजूरी मिल जाती है, अध्यक्ष बनाया जाता है हीरालाल शास्त्री को। 42 में समझौता होता है जेंटलमैन एग्रीमेंट जयपुर प्रजामंडल और जयपुर सरकार के बीच में। जयपुर सरकार का मंत्री आता है मिर्जा इस्माइल। 16 सितंबर 1942 को ये समझौता होता है जिसमें प्रजामंडल है जो आपके भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेगा। फिर यहाँ से आज़ाद मोर्चे बाबा हरिश्चंद्र नाराज हो जाते हैं, आज़ाद मोर्चे का गठन करते हैं। आज़ाद मोर्चे में 2-3 व्यक्ति होते हैं जिनमें आपने नाम बता दौलतमल भंडारी है ना, रामकरण जोशी और गणेश कांसलीवाल का नाम सुना। और इसके बाद हम बात करते हैं तो 1944 में फिर से अध्यक्ष की बात होती है तो इन दोनों के बीच विरोध होता है, जानकी देवी बजाज को बढ़ा दिया जाता है। 1945 में आज़ाद मोर्चे का जो विलय है वो इसमें कर दिया जाता है। 1946 में देवी शंकर तिवारी यहाँ पर अध्यक्ष बनते हैं, और उसके बाद वहाँ पे एक मंत्री बनते हैं के एम मुंशी, वो उसका क्या कर देते हैं आपका उत्तर प्रदेश शासन की। बुंदी में हमने 2-3 चीज़ें बड़ी जन जागृति लाने का काम नैनूराम शर्मा, उसके साथ सक्रिय व्यक्ति 2 थे, ऋषिदत्त मेहता और नित्यानंद मेहता। ऋषिदत्त मेहता एक समाचार पत्र निकाले करते थे जिनका नाम था राजस्थान समाचार पत्र, ब्यावर से निकालते थे। 1923 में निकालना शुरू किया था। इसके बाद ऋषिदत्त यहाँ पर 1931 में इसकी स्थापना होती है, कांतिलाल जैन करते हैं। कांतिलाल जैन करने के बाद ऋषिदत्त मेहता एक आंदोलन से जुड़ जाते हैं, लाखेरी गुजर किसान आंदोलन थे, और वो यहाँ पर नेतृत्व करते हैं। उसके तहत गिरफ्तार कर लिया जाता है। जब गिरफ्तार किया जाता है तो ये सक्रिय भूमिका निभाते हैं। उसकी वजह से फिर उनको गिरफ्तार करने के बाद 1944 में जब रिहा किया जाता है तो 1944 में आपके बूंदी देशी राज्य लोक परिषद का गठन करते हैं। ऋषिदत्त मेहता होते हैं, हरिमोहन होते हैं, ब्रज सुंदर होते हैं। फिर ये बातें जब इतनी बहादुरी का काम किया जाता है तो वहाँ बूंदी का एक शासक होता है बहादुर सिंह, वो कहता है कि हम आपकी यहाँ पर क्या कर देंगे, उत्तर प्रदेश सरकार स्थापित कर देंगे, आप किसी भी प्रकार का विरोध नहीं करना। आपको कैसी लगी क्लास, आप कमेंट अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें जिससे मेरा हौसला बढ़ता रहे। धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।